हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। अगर एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लिया जाए और कुछ भी ना छोड़ा जाए तो एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को, सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है। तो इन क्वेश्चंस को समझाने के लिए हमने कुछ पिक्चर्स और एनसीईआरटी के कुछ मटेरियल का हमने यूज़ किया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस या आंसर्स को समझने में आसानी रहे और वो आपको याद रहें। तो चलिए टाइम बचाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ सलाइवा? सलाइवा क्या होता है? जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हो, एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी मनपसंद किसी खाने की चीज़ को देखकर लार टपका रहा है। इस लार को ही हम सलाइवा कहते हैं और ये सलाइवा हमारी सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं, खाने की चीज़ को, या हम खाते हैं, तो हमारी ये ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं और उनमें से ये लिक्विड या फ्लूइड बाहर निकल के आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो सलाइवा क्या है? एक फ्लूइड है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें है सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा में होता क्या है? तो नीचे देखिए एनसीईआरटी का मैंने कुछ छोटा सा मटेरियल आपके सामने डाला है। इसमें लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, द सलाइवा contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar। ये कहना चाहते हैं कि जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सलाइवरी एमाइलेज। फिर आगे इन्होंने सलाइवरी एमाइलेज का एक फंक्शन भी बताया है। वो कहते हैं कि सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सलाइवरी एमाइलेज। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखा है, द फंक्शन ऑफ द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज इट। आपने ऊपर पढ़ लिया था कि इसका फंक्शन क्या होता है। आपने पढ़ा था कि सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि ब्रेक्स द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मूवमेंट हेल्प्स इन पुशिंग द फूड फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल। हमारी एलिमेंट्री कैनल में जो फूड आगे की तरफ मूव करता है तो उस मूवमेंट को या उन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? तो देखिए एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है, तो ये पढ़ते हैं, द लाइनिंग ऑफ कैनल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। तो इनका कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो मसल्स हैं वो फूड को आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करती हैं। होता क्या है कि फूड के पीछे वाली जो मसल्स हैं वो सिकुड़ती हैं, जिनकी वजह से फूड आगे की तरफ पुश होता है और इन मूवमेंट्स को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा, बी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ये असल में पूरी की पूरी गट में होते हैं, है ना। मतलब कहने का ये है कि एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड आगे की तरफ पुश होता है तो वो इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से होता है। इसमें एक हमने फ़ोटो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि ईसोफेगस से फूड किस तरीके से स्टोमक में मूव कर रहा है। आप देखिए ईसोफेगस में जो फूड है तो फूड के जस्ट पीछे वाली ईसोफेगस की मसल्स सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ पुश होता है और ये एक रिदम के साथ होता है जिसकी वजह से फूड
आगे की तरफ पुश होता हुआ या मूव होता हुआ हमारे स्टोमक में आ जाता है। और यही काम हमारे स्टोमक में होता है। जब स्टोमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कराना होता है, तब यहाँ भी यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं और तब इस काम को करने वाली होती हैं हमारे स्टोमक की मसल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शंस हैं, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या गॉल ब्लेडर। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं। इसको समझने के लिए एनसीईआरटी ने हमसे क्या कहा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। तो इसका आंसर आपको मिल गया कि स्टोमक में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। आगे पढ़ते हैं। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करती हैं। ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, पेप्सिन को ये रिलीज़ करती हैं। और एंड म्यूकस, और म्यूकस को भी। आगे लिखा है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हुआ है ये फूड में मिक्स होकर फूड का जो नेचर है उसको एसिडिक कर देता है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है उस एसिडिक नेचर में काम कर सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कर सके। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमा पेप्सिन कॉमा म्यूकस आर रिलीज्ड बाई। तो इसका आंसर भी आपको पता चल चुका है कि ये तीनों के तीनों सीक्रेशंस हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो डी होना चाहिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ HCl एसिड इज़ और आर। यहाँ फंक्शन और फंक्शंस का मीनिंग है कि एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर भी आपको ऊपर मिल चुका है। आपने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फूड को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके, क्योंकि हम जानते हैं पेप्सिन जो एंजाइम है वो एसिडिक नेचर में ही वर्क करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए। ए है टू प्रोवाइड द एसिडिक नेचर टू द फूड एंड टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। ये देखिए ये वाला जो एक और फंक्शन था कि जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा था वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि जो हम फूड खाते हैं उसमें कभी कभी जर्म्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो उन जर्म्स को मारना ज़रूरी है ना, वरना वो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों काम करता है। ये फूड को एसिडिक नेचर भी प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके, और जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर उनको भी किल करने का काम करता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसका आंसर देना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसमें लिखा है एंजाइम पेप्सिन वर्क्स ओनली इन। कैसे नेचर में एंजाइम पेप्सिन काम करता है तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, और ये रेक्टेंगल, रेड रेक्टेंगल में भी लिखा हुआ है कि एंजाइम पेप्सिन केवल और केवल एसिडिक नेचर में ही वर्क करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी, एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर में ही एंजाइम पेप्सिन वर्क करता है। अब हम बात करें जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन इज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोवाइड्स एसिडिक नेचर, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या है, क्या फंक्शन क्या है इसका। तो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना ये पेप्सिन।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। फंक्शन ऑफ म्यूकस। देखिए स्टोमक में 3 टाइप का सीक्रेशन हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एंजाइम पेप्सिन का और म्यूकस का। तो म्यूकस का कोई डाइजेशन में कोई वैसा कोई हेल्प तो नहीं होता, बट इसका काम है प्रोटेक्शन देना। ये क्या करता है कि म्यूकस एक चिपचिपा सा स्टिकी सा एक लिक्विड होता है और वो हमारे स्टोमक की इनर वॉल्स को कवर कर लेता है, एक लेयर बना लेता है। लेयर बनाने से क्या होता है कि लेयर बनाने से जो HCl एसिड प्रोड्यूस हुआ था हमारे स्टोमक के अंदर, जो रिलीज़ हुआ था, वो हमारे स्टोमक की वॉल्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। वॉल्स के कांटेक्ट में ना आने के से क्या होगा कि जो HCl एसिड का जो बैड इफ़ेक्ट है या जो हमारे स्टोमक को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे हमारा स्टोमक बच जाता है। अदरवाइज़ हमारे स्टोमक के अंदर छोटे छोटे जख्म हो जाएंगे, जिसको हम अल्सर्स कहते हैं। अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो म्यूकस की एक लेयर है और एक छोटा सा स्पॉट आपको दिखाया हुआ है अल्सर का। तो ये अल्सर इसीलिए प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि वहाँ पर किसी तरीके से एसिड उस वॉल के कांटेक्ट में, स्टोमक की वॉल के कांटेक्ट में आ गया होगा। तो बच्चों एक छोटी सी कोशिश थी कि सारे क्वेश्चंस कवर करने की, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।